अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सुकैन चिमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसए के ऊपर। एसए का आपको पता है जी कि 2023 का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट या अनकन्वेंशनल आया था, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे जी कि इस तरह का पेपर कैसे हल किया जाए, ये जो इतने सारे टॉपिक्स हैं वो किस तरह से डिकोड करने हैं, इनको किस तरह से इंटरप्रेट करना है। तो एक तो ये है कि उससे पहले 10 के 10 टॉपिक्स जो हैं वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, डिटेल्ड वीडियोस हैं, तसल्ली से आप देखें और इन्जॉय करें। इससे आपको पता चलेगा किस तरह से टॉपिक को डाइसेक्ट करना है, उसके डिफरेंट सेक्शंस कौन कौन से बन सकते हैं, उनमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उनसे आप अपनी आउटलाइन जो है तख्लीक कर सकते हैं। नाज़रीन, जो आज का हमारा टॉपिक है, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज़ शाइनिंग, ये यूपीएससी 2022 का टॉपिक है जी। यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक्चुअली इंडिया का सीएसएस एग्ज़ाम आप कह सकते हैं। ठीक है जी। तो उसमें और जो सीएसएस का एग्ज़ाम है उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें ऐसे ऑलमोस्ट 1000 टू 1200 वर्ड के दो ऐसेस लिखने पड़ते हैं एक जो ऐसे का एग्ज़ाम है उसमें। लेकिन जो हमारा सीएसएस का निज़ाम है उसमें हम 2500 वर्ड्स का जो ऐसे है वो डिमांड कर रहा होता है एग्जामिनर हमसे। तो इसमें सेक्शन ज़्यादा होते हैं, इसी तरह इसमें आउटलाइन हमें बनानी पड़ती है, कम्प्रीहेंसिव आउटलाइन होती है। तो काफ़ी लंबा ऐसे होता है, एक ही ऐसे होता है, उसमें दो ऐसे लिखने होते हैं। बट स्टिल इसमें और यूपीएससी में फ़र्क ये होगा कि यूपीएससी के टॉपिक्स जो हैं वो 8 10 6 7 पैराग्राफ्स में निपटाए जा सकते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको 15 16 15 20 पॉइंट्स दे दूँ ताकि आप उससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स आप ऐड करके डिफरेंट डायमेंशन में जाके अपना पूरा ऐसे लिख सकते हैं। आपने जब सी एस एस 2023 का ऐसे का पेपर देखा था तो उसके बाद रंग तो सारों के उड़ गए थे। फिर क्या आपको ऐसा लगा है कि जी ये एक प्रॉब्लम है, ये एक मसला खड़ा हो गया है, सी एस एस का इस तरह का ऐसे जो है ये हमारे लिए दर्ज सर है? ठीक है। तो अगर आपने ऐसा सोचा था तो फिर क्या आपने उसके बारे में कुछ किया है, या फिर क्या आपने क्या सोचा है कि उसको किस तरह से लेकर चलना है? द थिंग इज़ कि चूंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल भी ऐसे इसी तरह आएंगे, थोड़े से अनकन्वेंशनल आएंगे, तो उनको उनके लिए हमें तैयारी अलग से करनी चाहिए या फिर टाइम से उसके बारे में तैयार हो जाना चाहिए कि जनाब अब पुराने ऐसे काम नहीं कर रहे, अब हमें ज़रा नॉलेज को एक्सपेंड करना पड़ेगा, अप्लाइड नॉलेज चाहिए और चीज़ों को इंटरप्रेट करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है जी। Same is the theme of today's essay. The time to repair the roof is when the sun is shining. जनाब आपने अगर छत की मुरम्मत करनी है तो उसके लिए टाइम वही है कि जब सन शाइन कर रहा है, यानी कि धूप है। ऐसा नहीं है कि जब बारिश होना स्टार्ट होगी है फिर आप ऊपर लेके गारा चले जाएं और ऊपर से मुरम्मत लगा रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद बारिश की वजह से वो गारा भी नीचे आ जाए, फिर सारा छत भी नीचे आ जाए, फिर आप सारे छत के नीचे आ जाए और फिर सारा घर जो है वो पानी में बह रहा हो। ठीक है। अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द फूल्स अप्रोच कि जनाब जब सर पे आ पड़ी है तो फिर मैं उसके बारे में कुछ करना शुरू कर दूँ। यही वजह है कि आपको हमेशा प्रोएक्टिव प्लानिंग, प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए ताकि आप कल को आने वाले जो हादसात हैं उनसे बच सकें और जो आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनको इफेक्टिवली अवेल कर सकें। दिस इज़ द एसेंस ऑफ दिस एसे। ठीक है जी। अब ये तो थोड़ा सा लिटरेरी है या फिर इंटरप्रिटेशन होगी, लेकिन इसको जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपके जहन में फिर भी आता है कि यार इसमें मैं लिखूंगा क्या। ठीक है। तो वो आपकी आर्ट है कि आपने पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, ग्लोबल पर्सपेक्टिव किस तरह से उसके साथ लिंक करना है, आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से बनानी है ताकि आपके जो सारे पॉइंट्स पाकिस्तान वाले हैं या ग्लोबल के भी अगर आपने लिखने हैं तो वो उसमें अच्छे तरीके से कवर हो सके। तो मैं कुछ पॉइंट्स में आपके साथ डायमेंशंस डिस्कस कर देता हूँ, सारी नहीं आपने लिखनी, आपकी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर है कि आप इनमें से कौन सी सेक्शंस, कौन सी स्टेटमेंट्स, कौन सी लाइंस जो हैं वो लिख सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। क्रैमिंग या फिर कॉपी पेस्टिंग का मैं बिल्कुल भी हामी नहीं हूँ। आप इसमें से हेल्प ले सकते हैं लेकिन अपनी आउटलाइंस लिखें, उनको चेक करवाएं, दैट इज़ द बेटर अप्रोच। ठीक है जी। तो पॉसिबल डायमेंशंस में पहली तो आ गई जी डिफाइनिंग द और डिकोडिंग द प्रोवर्ब, के इस प्रोवर्ब को अगर आप डिकोड करते हैं तो एक ये है कि स्पॉटिंग द प्रॉब्लम्स, आपके सामने प्रॉब्लम क्या है पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, स्पॉट करना है। फिर है जी प्रोएक्टिव प्लानिंग, कि इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टिल द 11th आवर आप प्रोएक्टिवली उसके ऊपर काम करते हैं जी कि मुझे अभी पता चला है प्रॉब्लम का, मैं 15 20 मिनट बाद उसी के ऊपर काम करना शुरू हो जाता हूँ, बजाय ये कि कल 12 बजे मुझे जब वो काम था या फिर जब उसका टाइम आ गया तो मैं 11:30 बजे वो उठा के बैठा हूँ कि जनाब अब कुछ करते हैं। नहीं, प्रोएक्टिव प्लानिंग करें। ठीक है जी। सिमिलरली चैलेंजेस हैं ग्लोबल और जो जनरल जिनको आप कहते हैं। ठीक है।
ये भी आप इसमें कर सकते हैं कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको आप टाइम से एड्रेस करें, ताकि जब निप द इवल इन द बर्ड, कोई चैलेंज है या फिर कोई इवल है, उसको टाइम से अगर आप काबू कर लेते हैं तो उसके असरात कम होते हैं और आप इफेक्टिवली बहुत जल्दी स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर जाते हैं। सिमिलरली प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशंस के अगर चैलेंजेस हैं तो उनके लिए प्रोएक्टिव प्लानिंग करें और सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर है जी नेगेटिव आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम ए लैक ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा ऊपर लिख लें, ठीक है। यहाँ पे करके अगर आप लिख लेते हैं नेगेटिव आउटकम्स को कि जनाब जो लोग प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं करते उनके लिए नेगेटिव आउटकम्स क्या होते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर तरतीब में आ जाएगा। बाकी तरतीब आपने खुद ही लगानी है। अगेन मैं तो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी समझ आ जाएगी कि लिटरेरी ऐसे को किस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। और मैं मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा इंशाल्लाह। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग 15-15, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार एक टीचर को देते हैं एसए पढ़ाने के लिए या फिर एसए करने के लिए, और उस पूरे सेशन में भी आप 3-4 या 5 एसेस कर रहे होते हैं। तो आई डू नॉट लाइक दैट थिंग पर्सनली। सो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एसेस आपको सिखा सकूँ यूट्यूब के ज़रिए। यूट्यूब इज़ एन ओपन सोर्स फॉर यू गाइस, फ्री है आप सबके लिए। सो यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि यार ये बता आपको फ्री में एसेस सिखा रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और कमेंट भी कर दें, ठीक है जी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान में एंड पे अगेन पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन है जी नेगेटिव आउटकम्स के। लैक ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग की वजह से नेगेटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं आपके लिए। नंबर वन, रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रोएक्टिव डिसीजंस। कि जब टाइम है, जब आपके पास कोई इनिशिएटिव लेने का टाइम है, आप उस वक्त डिसीजन लेने की बजाय आप रिएक्टिव डिसीजंस ले रहे हैं कि जब आपने कोई इम्प्लीकेशंस देख ली हैं, कोई साइड इफेक्ट, कोई क्राइसिस देख लिया, उसके बाद आप रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। दैट इज़ सिंपली पैच वर्क, या फिर आप उसको कहते हैं फायर फाइटिंग, आप उसको कहते हैं डॉन वगैरह के अखबार में आपने इसी तरह के वर्ड्स पढ़े हुए हैं। तो दैट इज़ डैमेज कंट्रोल, सारा कुछ डैमेज कंट्रोल वगैरह सारा रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग में आता है। जो प्रोएक्टिव होती है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है जी, ठीक है जी। नंबर टू, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के अगर आप टाइम से डिसीजन नहीं लेते या फिर टाइम के ऊपर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं करते, उनके बारे में सोचते नहीं हैं, उनको रिकग्नाइज नहीं करते, तो क्या होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान कुड हैव डन बेटर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड आईटी एज वेल, ठीक है जी। लेकिन चूंकि हमने टाइम पे आईटी को अडॉप्ट नहीं किया, टाइम पे आईटी को प्रमोट नहीं किया, यही वजह है कि इंडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा आईटी इंटरनेट की पेनिट्रेशन है, नेटवर्क पेनिट्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो उनकी इकॉनमी आप देख सकते हैं वर्ल्ड पे नंबर 5 पे आ चुकी है। हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने के रिस्क पे आए हुए हैं कि पता नहीं होता है कि नहीं होता, रोज़ाना यही लाने पड़े होते हैं। खबरें भी यही चल रही होती हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं हो रहा। तो क्या है, ये सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से हैं। अगर हमने प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग की होती तो हम लोग एक्सपोर्ट्स में बेहतर होते, हम लोग सर्विस सेक्टर में मज़ीद ऊपर होते, हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बेहतर होती, एफिशिएंट होती, हमारे अंदर करप्शन ना होती। तो ये टाइम से डिसीजन ना लेने की वजह से हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो चुकी। फिर है जी वेस्टेड रिसोर्सेज, कि अगर आप रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उस वक्त तक जो आपका नुकसान हो चुका है, जितने रिसोर्सेज आप पहले लगा चुके हैं, लेकिन बाद में फिर भी क्राइसिस आ गया, तो दैट मीन्स कि वो सारे रिसोर्सेज आपके जो थे वो वॉश आउट हो गए या फिर वो ज़ाया हो गए, ठीक है। सो ये इसी वजह से है कि आपने टाइम पे एक्शन नहीं लिया, प्रोएक्टिव डिसीजन आपकी नहीं है। सिमिलरली अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज, भाई अब इसके बारे में थोड़ी सी चलें थोड़ी सी लंबी बात कर लेते हैं कि जी जो बर्ट्रैंड रसल है वो कहता है जी कि लोगों ने अपने लिए परेशानियां जो है ना बहुत ज़्यादा बना ली हैं, कि लाइक अब कोई भी ज़ल्ज़ला आता है, सैलाब आता है, कोई भी इस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर भी है, तो उसके लिए भी जब आ जाता है, जानी नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, तो अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा धकेलते हैं कि जनाब आपने टाइम पे प्लानिंग नहीं की, आपने बांध नहीं बांधे, क्या क्या नहीं किया, और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं है आपके पास, तो बहुत, ठीक है जी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जिनको नेचर को आपको छोड़ना भी चाहिए। अब अगर इसमें जो
जो रसल का पर्सपेक्टिव है वो हम लोग नहीं ले रहे। द रीज़न इज़ कि रसल कहता है कि जनाब कुछ चीज़ें जो हैं वो नेचर पे भी छोड़ दें कि भाई कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है, दे आर ग्रेटर दैन मैन, सो दे आर बाउंड टू हैपन, द मैक्सिमम यू कैन डू इज़ प्लान फॉर देम, या जो मर्जी कर लें, लेकिन आप उनको कम्प्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। बट स्टिल जितना बंदा कर सकता है हम लोग वो भी नहीं करते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में फ्लड्स आते हैं, हर साल आते हैं, हर 2-3 साल बाद आते हैं। तो पाकिस्तान ने ना तो बड़े बड़े नालों के कोई बांध बांधे हैं, ना ही कैनाल लाइनिंग की है, ना ही कोई जो रेजरवायर्स बनाए हैं फ्लड्स के लिए वो हैं, ठीक है जी, ना ही सेफ पैसेजेस या फिर जो तोड़ने वाले रास्ते हैं वो भी सेफ नहीं है। तो सारा कुछ है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज की वजह से आते हैं। Similarly, increased stress, uncertainty and chaos. तो ड्यू टू लैक ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग क्या होता है कि आप स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ना सिर्फ आप पे, आपके सिस्टम पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, पूरी नेशन पे स्ट्रेस आता है। सिमिलरली अनसर्टेनिटी रहती है कि अभी क्या हो जाएगा, क्यों क्या नहीं होगा। यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स एज यू वांट टू बी। तो उससे क्या होता है कि अगर आप दूसरों के कंट्रोल में हैं या फिर यू आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल वेव्स, तो जैसे ही थोड़ा सा भी एक ग्राफ ऊपर नीचे जाता है तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा शॉक लगता है। यही वजह है कि इसकी यही वजह है कि हमारे पास अपना कंट्रोल नहीं है, इकोनॉमी का भी, पॉलिटिकल डिसीजन वगैरह का भी। सो देर इज़ अनसर्टेनिटी एंड केओस वगैरह। चैलेंजेस पे आ जाते हैं जी। इन जनरल चैलेंजेस कौन कौन से हैं? क्लाइमेट चेंज है जी सबसे पहले, बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। सिमिलरली टेररिज्म है। फिर है जी ओवर पॉपुलेशन। अब ये वो वाले चैलेंजेस हैं जिनके लिए हमें प्रोएक्टिव प्लानिंग जो है वो दरकार थी, लेकिन हम फेल हो चुके हैं, या फिर हम उसमें कोई खातिर खा डेवलपमेंट नहीं की, या फिर हमारी प्रोग्रेस नहीं है। यही वजह है कि हम ये सारे चैलेंजेस आजकल फेस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कनेक्ट करना है कि ड्यू टू अ लैक ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग द वर्ल्ड इज फेसिंग अ नंबर ऑफ serious challenges which may include climate change, terrorism, over population। आपको पता है 8 बिलियन हो गई थी नवंबर में, आई थिंक पॉपुलेशन 8 बिलियन हुई थी। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बहुत बढ़ रही है। आपको पता है जो टॉप 1% है दे ओन अराउंड 90% या कितने परसेंट ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ, वट एवर में, एग्जैक्ट फिगर अब मुझे याद नहीं। फिर है जी पोल्यूशन, के ड्यू टू अ लैक ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग हर बंदा जो है शॉपर इधर गली में भी फेंक रहा है, ऊपर छत पे फेंक रहा है, सड़क पे फेंक रहे हैं, तो वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि प्लानिंग नहीं है। हमने जगह जगह डंपस्टर जो है या फिर डस्टबिन वगैरह नहीं लगाई हुई हैं, और अगर लगाई भी हैं नहीं है तो फिर भी लगाई हुई हैं तो फिर भी हमारे पास प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं है कि जनाब हमने लोगों को एजुकेट नहीं किया इस बारे में कि जनाब आपने जो शॉपर हैं ये बजाय ये कि आप इधर ही फेंकें, थोड़ा सा चल के चले जाए, वहाँ पे डस्टबिन है, उधर जाके फेंक, ठीक है जी। फिर है जी राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये बहुत बड़ा मसला है इन यूरोप एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइटिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। आपको जो वाइट मैन है उसकी तरफ से टेररिज्म भी देखने को मिलती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसको ब्रांड ऐसे किया जाता है कि वो मेंटली अनस्टेबल था या व्हाट्सएवर। लेकिन अगर कोई किसी और एथनिसिटी का बंदा इस तरह की हरकत करता है, गन वायलेंस वगैरह है, तो उसको कहा जाता है जी डायरेक्टली टेररिज्म। दिस इज़ द काइंड ऑफ हिपोक्रेटिक वर्ल्ड वी लिव इन। खैर वॉर्स भी हैं जी दुनिया में। अगर हमने प्रोएक्टिव प्लानिंग की होती, मुआहदे अच्छे से किए होते और सारे उनकी पासदारी करते तो वॉर्स ना होती और पीस बेहतर होता। लेकिन इस वक्त भी वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन की वॉर भी है जी। फिर है जी वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस जो है वो वर्सन होने जा रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो एरिड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं उधर ड्राउट्स भी आने का खदशा है, और काफ़ी सारे एरियाज़ जहाँ पे बारिशें होती हैं वहाँ पे फ्लडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है। और नेचुरल डिज़ास्टर्स भी एक चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। आपको पता है अब टर्की में देखें, कुछ कोई 2 हफ्ते पहले दो ज़लज़ले आए थे जी, ऊपर नीचे 7.6 और 7.2 आई गेस शिद्दत के ना, कुछ 10-11 घंटे का उनमें फ़र्क था। फिर उसके बाद कोई 2 हफ्ते अभी गुजरे हैं मेरे ख्याल में, कुछ ये 2-3 दिन पहले तो 6.4 का आई थिंक दोबारा से एक और ज़लज़ला आया है सीरिया में। तो नेचुरल डिज़ास्टर जो हैं वो भी हैं, तो उनके लिए हमें प्रोएक्टिव प्लानिंग करनी पड़ेगी। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आप घर बना सकते हैं, आप फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए बंद बांध सकते हैं, या फिर उनके लिए स्पिलवेज बना सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो इस साइड से गुजर जाए। वो आपकी प्रोएक्टिव प्लानिंग है, या फिर आपकी टॉलरेंस है कि जनाब इस साइड में हम पानी गुजार देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन जब भी पानी आता है तो देखते हैं कि वो बस्तियों में घुस जाता है, सारा निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज हो जाता है।
आगे पाकिस्तान के प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशंस, इसके 9 स्टेप्स हैं। सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि अगर आपने इसको किसी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में या पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसका फ्लो चार्ट अगर आप बना देंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप करते हैं जी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, ये अब इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं आपके इनमें जो चैलेंजेस हैं ये थोड़े से स्पेसिफिक हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग, वेस्टेड रिसोर्सेज, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, ये सारे थोड़े से वेग पॉइंट्स हैं, दे आर कॉन्सेप्ट्स वगैरह या फिर आर्ग्यूमेंट्स हैं। इनको आपने सब्सटेंशिएट करना है एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स आप अखबार से पढ़ेंगे, आप बुक्स से पढ़ेंगे, आप अपनी जो डेली लाइफ है उधर से देख के उनको भी एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। सो स्टेप्स जो है आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सारे ऑफ कोर्स आप हर एक के ऊपर एक एक पैराग्राफ तो नहीं लिख सकते, लेकिन आप एक पूरे पैराग्राफ के अंदर 9 के 9 स्टेप्स भी बता सकते हैं जी, अगर आपने बताने हो। वैसे ये जो है ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, फिर है जी इस्टेब्लिश गोल्स, के आपने करना क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो आप इस्टेब्लिश करते हैं। फिर है जी डेवलप अ प्लान, एक प्लान आप डिवाइस करते हैं कि जनाब हमारे जो गोल्स हैं उनके लिए ये वाला प्लान सबसे अच्छा है, तो हम इस प्लान के साथ जाएंगे। फिर आइडेंटिफाई पोटेंशियल सॉल्यूशंस, तो आपने अगर प्लान बना लिया है कि जनाब हमने पानी की जो गंदगी है, वाटर पोल्यूशन है, उसको रिड्यूस करना ही करना है इधर से, या फिर जो गंदा पानी है उसको फिल्टर करके और उस पर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस करके उसको ड्रिंकेबल बनाना है, तो फिर आइडेंटिफाई पोटेंशियल सॉल्यूशंस के उसके सॉल्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं। 3 4 5 तरह के आपके पास सॉल्यूशंस आते हैं, और उन सारे सॉल्यूशंस को फिर आप इवेलुएट करते हैं, इवेलुएट पोटेंशियल सॉल्यूशंस, ठीक है जी। फिर आप उनमें से एक सॉल्यूशन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि जो प्लानिंग है वो कोई ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली प्रॉब्लम देखें और आप कह दें ये इसका क्या आंसर है, नहीं। इस ये थोड़ी सी नैरो अप्रोच है और थोड़ी सी इनएफिशिएंट अप्रोच है कि आपने डिलिब्रेट नहीं किया, उसके ऊपर आपने सोचा नहीं है, मशवरे नहीं लिए, डिस्कशन नहीं की। यही वजह है कि फिर काफ़ी सारे सॉल्यूशंस जो हैं आपके इनएफिशिएंट होते हैं, लेकिन उसी के ऊपर अगर आप थरो वर्किंग करते हैं या ज़्यादा कंप्रिहेंसिवली काम करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशंस भी पेश कर सकता है। तो छठे नंबर पे हमारे पास आ गया जी सिलेक्ट अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आपने उनमें से सिलेक्ट करना है कि ये सॉल्यूशन जो है ये बेहतर है, हमारे प्लान के मुताबिक है और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट कर सकता है। सो वी इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, एंड एट द नंबर 8 वी मॉनिटर एंड इवेलुएट द सॉल्यूशन, कि हमने उस 7वें नंबर पे हमने उसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया था, फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं कि हमने ये सॉल्यूशन लगाया हुआ है, ये कितनी देर चलता है, ये सस्टेनेबल है या नहीं है, कितनी देर बाद हमें इसको सही करना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, सारा कुछ आप लोग कैलकुलेट करके तो फिर आप लेवल 9 पे या पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं कि एडजस्टमेंट, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट सॉल्यूशन और देयर इज मोर एफिशिएंट अप्रोच दैट यू कैन एम्प्लॉय, या फिर आप उसकी जगह पे नया सॉल्यूशन लेके आएंगे, या फिर उसी को बेहतर बना सकते हैं, या फिर उसी को चलाना है, या फिर आप उसके हवाले से अपनी सप्लाई चेन जो है उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि यार हर 10 दिन बाद हमें फ़िल्टर चाहिए ही चाहिए। सो मेक श्योर कि हर 8 दिन बाद 8वें दिन हमें जो है ना हमारा फ़िल्टर जो है मौसूल हो जाना चाहिए, ताकि हम लोगों को पानी प्रोवाइड कर सके, ड्रिंकेबल वाटर। सो दिस इज़ हाउ प्रोएक्टिव प्लानिंग वर्क्स इम्प्लीमेंटिंग एंड यू कैन इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पे आते हैं। पहले जनरल चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए थे, पाकिस्तान के भी कुछ चैलेंजेस डिस्कस कर लेते हैं जो कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग है, और अगर हम अब प्रोएक्टिव प्लानिंग करते हैं तो हम उनको काफ़ी हद तक एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। इकोनॉमिक क्राइसिस, भाई हमारे पास इकोनॉमी का कोई प्लान नहीं है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती हैं, कोई प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, कोई कह रहा है नहीं जी नेशनलाइजेशन होनी चाहिए, कोई कह रहा है जी कि टैक्सेस बढ़ा दें, कोई एमनेस्टीज दे रहा है, सारा कुछ है। तो उसका रिजल्ट ये है कि हमारे पास आज इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारी एक्सपोर्ट्स ही कहीं ऊपर नहीं जा रही। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान ने जनाब प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं की क्लाइमेट चेंज की, यही वजह है कि पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर कम है। फॉरेस्ट कवर कम होने की वजह से जो पानी आता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहता है, उसकी स्पीड कम नहीं होती और वो तबाहकारी बहुत ज़्यादा करता है। फिर है जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में इनटॉलरेंस है, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर जुमले कसते हैं, पॉपुलिज्म भी आप इसको कह सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज़ देयर। इलेक्टोरल इंजीनियरिंग भी एक प्रॉब्लम है कि जनाब इलेक्टोरल इंजीनियरिंग की जाती है बाय सर्टन नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उनको मिला के दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या लीडर्स हैं वो उनकी हेल्प लेके इलेक्टोरल इंजीनियरिंग करते हैं ताकि अपनी पसंद के रिजल्ट्स हासिल किए जा सकें।
फिर है जी पॉवर्टी। पाकिस्तान में पॉवर्टी अभी तक है, बहुत सारे लोग पुअर हैं, और इन्फ्लेशन जैसे जैसे ऊपर जा रही है बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आते जा रहे हैं। टारगेटेड सब्सिडीज हम दे नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। ये सारा कुछ अगेन ड्यू टू लैक ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग है। अगर हम प्रोएक्टिवली प्लान करें तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं अप टू लार्ज एक्सटेंट। ठीक है जी। सेक्टेरियनिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म है। आपको पता है जी कि हम लोगों ने जो अपने एजुकेशनल करिकुला है उनको भी बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन नहीं किया। सिमिलरली जो सेमिनरीज़ हैं उनकी रेगुलेशन बहुत थोड़ी सी है। मदरसा रिफॉर्म्स हम ला नहीं पा रहे, तो यही वजह है कि सेक्टेरियनिज्म और एक्सट्रीमिज़म जो है हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लैक ऑफ एजुकेशन है जी पाकिस्तान में, प्रोएक्टिव प्लानिंग अगेन नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक हमारे पास एजुकेशन कम है। इन्फ्लेशन है, हेल्थ क्राइसिस है, डेट क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, टेररिज्म है। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान इज़ द नेशन, या फिर पाकिस्तान इज़ जोग्राफी ऑफ परमा क्राइसिस। इधर हर वक्त ही कोई ना कोई क्राइसिस चलता ही रहता है। ये तो हाल है मुमलकत खुदादाद का। अल्लाह ही हमारी हिफाजत फरमाए और हमें सीधे रास्ते पे चलाए। तो दुआ ही है कि पाकिस्तान ठीक हो जाए और हम बेहतर तरीके से प्लानिंग करके अपने अच्छे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर सकें और पाकिस्तान इस क्राइसिस के दौर से निकल सके। तो आज की वीडियो इतनी ही थी ऑलमोस्ट। इसको एंड करते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज़ शाइनिंग, कि जब बारिश हो जाती है तो फिर उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है रूफ को रिपेयर करने का। पहले जब सन शाइन कर रहा है उस वक्त आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकल के काम करना पड़ेगा, ताकि कल को आने वाले कोई मुश्किल हालात हैं आप उनसे अच्छे तरीके से लड़ सकें, उनको इफेक्टिवली टैकल कर सकें। तो दिस वाज अ टॉपिक फ्रॉम द यूपीएससी 2022 essay paper. I hope that you like this video. If you find it helpful, make sure you like and subscribe to the channel. We are on our road to 2000 subscribers. कर दिया करें सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दें। बाकी I'll keep on making more videos on new topics for you guys. नए टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, कुछ पुराने भी हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस के, यूपीएससी के, या फिर किसी एक दो बुक से लेके, तो उनको हम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के पेजेस वगैरह आपको मिलते रहेंगे, तो उनकी डिस्कशन, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी डिटेल जो है वो आपको इधर चैनल पे मौसूल होती रहेगी। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ। इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाता है। वहाँ पे मैं जीके वगैरह का कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, या फिर कोई आपकी क्वेरीज होती हैं तो वो भी एड्रेस कर देता हूँ। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि ऐसे सीखना चाहते हैं, जो कि अगला जो 2024 की अटैम्प्ट है स्पेशली वो लेना चाह रहे हैं, उनके साथ आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।